नमस्ते मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न इन के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। लर्न इन का मतलब है लर्न राइट इन द राइट एनवायरनमेंट, सही बात सही चीज विदाउट डिस्ट्रैक्शन। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC। जल्दी से इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी IUPAC को स्टार्ट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले जो वर्ड आता है वो है ऑर्गेनिकोस। ये जो वर्ड है ऑर्गेनिकोस, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू द ऑर्गन। और ऑर्गन क्या होते हैं, लिविंग सब्सटेंस के होते हैं। तो इनडायरेक्टली जो ऑर्गेनिक है मतलब उसका मतलब है रिलेटेड टू द लाइफ। और सेम हम यहाँ पे देख सकते हैं, ऑर्गेनिक मींस रिलेटेड टू द लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ड्राइव फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वो चीजें जिनको हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया गया है। देन देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा साइंस की वो ब्रांच है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो उन कंपाउंडों से डील करती है जिन कंपाउंडों को लिविंग सब्सटेंस से ऑब्टेन किया है। साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म और नेचुरल प्रोडक्ट लाइक यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, वेजिटेबल एक्सेट्रा। ये पहले माना जाता था, ऐसा माना जाता था कि हम इन कंपाउंडों को कभी लैब में नहीं बना सकते। ये कंपाउंड क्या है, कुछ मिस्टीरियस फोर्स से मिलकर बने हैं, इनको केवल एक नेचुरल सोर्स से ही ऑब्टेन किया जा सकता है। तो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी, भाई ऑर्गेनिक का मतलब रिलेटेड टू द लाइफ, तो इनऑर्गेनिक मतलब उसका उल्टा हो गया, मतलब नॉट रिलेटेड टू द लाइफ। तो ऐसी चीजें जो कि लाइफ से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ऐसी चीजें जिनको फाइंड आउट करने के लिए हमें किसी भी लिविंग सब्सटेंस की जरूरत नहीं पड़ती, उनको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक। और ऐसी केमिस्ट्री, ऐसी साइंस की वो ब्रांच जो कि ऐसे कंपाउंडों से डील करे जो कि नॉन लिविंग सब्सटेंस से मिलते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स और अर्थ प्लस लाइक एयर, वाटर, डस्ट, स्टोन एक्सेट्रा। आते हैं बेटा वाइटल फोर्स थ्योरी पे। वाइटल फोर्स थ्योरी स्वीडिश साइंटिस्ट वर्जीलियस ने दी थी। इनका मानना था कि यार ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हम लोग लैब में नहीं बना सकते, कोई आदमी इन कंपाउंडों को नहीं बना सकता, ये गॉड मेड पार्टिकल है। इनको आपस में जोड़ने के लिए, इनको बनाने के लिए कोई मिस्टीरियस फोर्स चाहिए, जो कि मिस्टीरियस फोर्स केवल गॉड ही प्रोवाइड कर सकता है। हम इंसानों के वश में इतनी ताकत नहीं है कि हम इनको लैब में बना सके। तो उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी। वाइटल फोर्स थ्योरी मतलब सिंपल सा है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंडों को हम लैब में नहीं बना सकते, ठीक है। बिलीव दैट मिस्टीरियस फोर्सेस फॉर्म द ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन बेटा ये जो थ्योरी है ये काफी जल्दी जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंडों को लैब में बनाया जा चुका है और उस समय भी बनाया गया था। लाइक यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच वाज सिंथेसाइज्ड इन द लैब। किसने किया था, साइंटिस्ट थे वोलर, इन्होंने किया था। क्या किया था, फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया, इसको बोलते हैं बेटा अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को जब इन्होंने हीट किया तो वहां से क्या बन गया, यूरिया। यूरिया तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कहां मिलता है, यूरिन में मिलता है। तो भाई हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो इस पॉइंट के बाद रिजेक्ट हो गई, और इसके बाद हमने बेटा बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंडों को हमने लैब में बना लिया। तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो पूरी तरीके से रिजेक्ट हो गई। आज की डेट में बेटा हम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंडों को लैब में बना सकते हैं। अब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बने, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने का रीजन है बेटा तीन यहाँ पे रीजन है। एक तो है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब है कि कोई भी एटम अपने जैसे एटम से कितनी बार जुड़ सकता है, इसको बोलते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी जो है वो बेटा मैक्सिमम है इन द कार्बन, मतलब कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम से जितनी बार चाहे इनफाइनाइट टाइम तक जुड़ सकता है। तो पहली चीज ये है। अब इस कैटेनेशन की वजह से बेटा कार्बन दूसरे कार्बनों से लगातार जुड़ता जाएगा, डिफरेंट तरीके से जुड़ता जाएगा, जैसे चाहे वो दूसरे कार्बनों से जुड़ सकता है। तो जब भी आप एक नई लिंकेज बनाएंगे वहां पे एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाता है। तो पहली रीजन क्या हो गया, भाई इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, पहला रीजन है कैटेनेशन। कैटेनेशन की वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। दूसरा रीजन क्या है बेटा, दूसरा रीजन है कॉम्बिनेशन विद अदर नॉन मेटल्स एंड इवन कॉम्बिनेशन विद द मेटल। ये जो कार्बन है ये बेटा बहुत सारे नॉन मेटल, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, हैलोजन से, सल्फर से, फास्फोरस से और इवन मेटल से भी ये कंबाइन हो सकता है। तो इसी की वजह से इसके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड मिल जाएंगे हमारे। तो पहली प्रॉपर्टी होगी कैटेनेशन, दूसरी प्रॉपर्टी होगी भैया इसमें कोई खास बात है जिसकी वजह से ये मेटल और नॉन मेटल दोनों से कंबाइन कर लेता है। और तीसरी प्रॉपर्टी बेटा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होती है, एक ही कंपाउंड के एक जैसे एक से ज्यादा स्ट्रक्चर आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। जैसे हमने एक कंपाउंड लिया C2H6O। अब देखने में ये एक लग रहा है लेकिन एक्चुअली में बेटा इसके दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है, एक होता है इथेनॉल हो सकता है, और एक क्या हो सकता है CH3O CH3 ईथर।
तो जैसे ही हम उनकी कंडक्टिविटी चेंज करेंगे, अब वो कंपाउंड पहले से चेंज हो चुका होगा, वो एक नया कंपाउंड आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब आते हैं बेटा कि हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। बॉन्ड लाइन फार्मूला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है, उसके बारे में समझेंगे। बॉन्ड लाइन फार्मूला बेटा, जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंडों को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हम उसी के बारे में समझेंगे। इट इज द मोस्ट यूजफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। एवरी लाइन रिप्रेजेंट द सीसी, मतलब ये पहली लाइन कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये दूसरी लाइन है, ये भी कार्बन कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये तीसरी लाइन है, ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड ऑफ लाइन रिप्रेजेंट द कार्बन एटम। जहां पे भी वो लाइन एंड होगी, वहां पे भी क्या होगा? वहां पे भी कार्बन का एटम हो गया। मल्टीपल बॉन्ड को सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल बॉन्ड होगा इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा बेटा, तो ट्रिपल बॉन्ड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एवरी हेटेरोएटम एंड देयर कनेक्टेड एटम शुड बी रिप्रेजेंटेड। जैसे देखो बेटा, मैंने ये बोला भाई CH3 CH2 OH। अब ये हेटेरोएटम है और हेटेरोएटम से अगेन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हम इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे। ओ हेटेरोएटम को नहीं, लाइन से नहीं बनाना है, हेटेरोएटम को उसी तरह से लिखना है, और बाद में क्या लिखना है? एक H इस तरह से। अब हाइड्रोजन ऑफ एवरी कार्बन एटम शुड बी हिडन। मतलब यहां पे आप देखो बेटा, यहां पे 3 हाइड्रोजन थे, जरूरी नहीं है हम इन तीनों हाइड्रोजन को बनाएं, ये तीनों हाइड्रोजन हिडन होंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, जरूरी नहीं है हम इन सारे के सारे हाइड्रोजन को बनाएं, नहीं, ये सारे के सारे हाइड्रोजन हिडन होंगे। मतलब किसी की भी जो रिमेनिंग वैलेंसीज होंगी, हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, और जो वैलेंसी आपको नहीं दिख रही है, जैसे इस वाले में आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 वैलेंसी अभी कार्बन की ऐसी हैं जो नहीं दिख रही है। जो तीनों वैलेंसी नहीं दिख रही है वो किसके साथ सेटिस्फाइड होंगी? हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे भी बेटा कार्बन की आपको 2 वैलेंसी दिख रही है, एक इधर कार्बन से जुड़ी है और एक इधर कार्बन से जुड़ी है, लेकिन 2 वैलेंसी आपको पता नहीं चली है। तो जो भी वैलेंसी आपको नहीं पता चली है किससे जुड़ी है, उनको किससे जुड़ा हुआ मानेंगे? उनको हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ मानेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इथेन का स्ट्रक्चर सिर्फ इतना सा आएगा, प्रोपेन का स्ट्रक्चर इतना होगा, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये होगा। ये बेटा स्ट्रक्चर होंगे सारे के सारे कंपाउंड के। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए पेंटेन का स्ट्रक्चर, तो हम इस तरह से बनेंगे। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। हेक्सेन का 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन। इथाइल अल्कोहल का मैंने अभी बताया था, हेट्रो एटम को दिखाना है और हेट्रो एटम से जो जुड़े हुए हैं उनको भी दिखाना है। प्रोपाइल अल्कोहल कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये 3 कार्बन हो गए और यहां से जुड़ा होगा OH। साइक्लोब्यूटेन सिंपल इस तरह से बनाएंगे। साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम इन सबको बना सकते हैं। प्रोपीन भाई एक डबल बॉन्ड है, इस तरह से दिखाएंगे। ब्यूटीन में 1 ब्यूटीन हो सकता है या फिर 2 ब्यूटीन हो सकता है, इस तरह से बनाएंगे। पेंटीन में 1 पेंटीन हो सकता है, 2 पेंटीन हो सकता है, बस यही 2 हो सकते हैं। इनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा ब्यूटाइन। ब्यूटाइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। कौन कौन सी पोजीशन पे? एक 1 ब्यूटाइन हो सकता है और एक क्या हो सकता है? एक साथ में 2 ब्यूटाइन हो सकता है। एसीटोन, एसीटोन को इस तरह से दिखाएंगे। हम दिखाएंगे पहले एक लाइन, दूसरी लाइन, अब ये बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O दिखा देंगे क्योंकि ये हेटेरोएटम है। फिनॉल कुछ इस तरह से दिखाएंगे। फिनॉल में एक बेंजीन रिंग होगी जिसकी रिप्रेजेंटेशन ये होती है, और इससे कौन जुड़ा होगा? एक O जुड़ा होगा, और O से कौन जुड़ा होगा? H। तो ये हो गई बेटा फिनॉल की रिप्रेजेंटेशन। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूले होते हैं। इसके बाद बेटा देखते हैं काउंट हाइड्रोजन एटम। तो हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जितनी आपको देख रही है उतनी ठीक है, बाकी सबको आप किसके साथ सेटिस्फाई करेंगे? हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन की 3 वैलेंसी मुझे यहाँ से दिख रही है, तो एक यहाँ पे होगा। अब इस वाले कार्बन की देखिए बेटा कितनी वैलेंसी है? 1 2 3 4। तो इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। फिर इस कार्बन की आप जरा चेक करो, 1 2 3 3 वैलेंसी दिख रही है तो एक हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन की चेक करेंगे 1 2 3 3 वैलेंसी दिख रही है तो एक हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन की चेक करिए 1 2 3 3 वैलेंसी दिख रही है तो एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 एटम यहाँ पे होंगे। यहाँ पे दिखते हैं बेटा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अभी इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। इस पे एक हाइड्रोजन होगा, इस पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, और इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे। लेकिन यहाँ पे कार्बन की चारों वैलेंसी आपको दिख रही है तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 कार्बन, टोटल 13 हाइड्रोजन एटम हो गए। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे एक वैलेंसी हाइड्रोजन की नहीं दिख रही थी, वो मैंने बना दी। यहाँ पे 3 वैलेंसी दिख रही है,
एक नहीं दिख रही है, यहाँ पे 3 वैलेंसी दिख रही है, एक नहीं दिख रही है, यहाँ पे भी 3 वैलेंसी दिख रही है, एक नहीं दिख रही है। यहाँ पे इस कार्बन के बारे में देखिए, बेटा 1 2 3 4 चारों वैलेंसी दिख रही है, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। ऊपर वाले के बारे में देखिए 1 2 3 4 चारों वैलेंसी दिख रही है, 1 2 3 4 चारों वैलेंसी दिख रही है, तो यहाँ पे भी कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। इसमें देखिए इस वाले कार्बन के बारे में 1 2 3 4 चारों वैलेंसी दिख रही है, कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन की देखिए बेटा, इस कार्बन के बारे में 1 2 3 4 चारों वैलेंसी दिख रही है, इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। तो कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हाइड्रोजन होंगे। इस तरह से हम चाहे तो इन हाइड्रोजन को काउंट कर सकते हैं। फिर लिखा है नेक्स्ट, काउंट द हाइड्रोजन एटम इन ए एल्केन इफ इट हैज द 6 हाइड्रोजन एटम। तो 6 हाइड्रोजन एटम है, 1 2 3 4 5 6। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, 2 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 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 ये 2 ये 5 7 9 11 11 और 3 14 14 हमारे पास टोटल हाइड्रोजन एटम हो गए। अब इसमें लिखा है काउंट द कार्बन एटम इफ द एल्केन इन एन एल्केन इफ इट हैज 34 हाइड्रोजन एटम। इसको मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा बेटा। हर एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये हर एल्केन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन की काउंटिंग आती है वो क्या आती है? 2n+2 कितना आ गया? 34। तो 2n की वैल्यू कितनी आ गई? तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। आपको ये लेक्चर यूजफुल लग रहा है और आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारे लर्न ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। QR कोड यहाँ पे दे रखा है। आप इस पूरे लेक्चर को हमारे ऐप के फ्री कोर्स में देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट करिए। फॉर दिस टाइम थैंक यू।